हेलो बच्चों, हम 11th फिजिक्स अपना स्टार्टिंग चल रही है फिजिक्स की। उसमें आपका चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट वो चल रहा है और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपका 10th का रिजल्ट भी 2-4 दिन में आने वाला है। उसके बाद थोड़ी सी हम पढ़ाई को भी आपकी गति प्रदान करेंगे, तब तक धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें अपना टॉपिक चल रहा था एसआई फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। तो हमने एसआई सिस्टम के बारे में बताया था और ये कहा था कि इसमें आपकी बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, 7। कौन कौन सी? लेंथ, उसकी एसआई यूनिट थी मीटर। मास, उसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम। टाइम, उसकी एसआई यूनिट थी सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट एम्पियर। टेम्परेचर, उसकी एसआई यूनिट केल्विन। और आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट मोल। और आपकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, उसकी जो एसआई यूनिट थी कैंडेला। और हमने आपके मीटर और किलोग्राम इसको डिफाइन कर दिया था कि किस लेंथ को हम 1 मीटर कहेंगे और किस मास को हम 1 किलोग्राम कहेंगे। अब बात करते हैं सेकंड की। अब ये सेकंड या टाइम, आप देखिए टाइम का मेजरमेंट करते कैसे हैं। आप कहोगे हम वॉच के द्वारा, घड़ी के द्वारा। भी घड़ी का प्रिंसिपल भी तो होगा कुछ। घड़ी काम कैसे करती है? जिसे आपने कई जगह घड़ियों में लिखा होगा क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज में क्रिस्टल होता है, वाइब्रेट करता है। इसी तरह आपने पेंडुलम घड़ियाँ देखी होगी। तो जो पेंडुलम है वो एक राउंड पूरा कर लेता है, उसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। और वो 1 टाइम पीरियड 1 सेकंड का होता है। ठीक, तो ये आपका टाइम पीरियड है। अब आपकी जो टाइम का जो एक्चुअली मेजरमेंट करते हैं एक्यूरेसी से, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं हो, वो होती है आपकी एटॉमिक वॉच। क्या होंगी? परमाणु घड़ियां या एटॉमिक वॉच। होता क्या है कि आपका सीजियम 133, ये 133 क्या है? ये इसकी मास नंबर है। किसी भी एटम की न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो होता है एडिशन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन, उसको बोलते हैं मास नंबर। तो सीजियम का कौन सा आइसोटोप लें जिसकी मास नंबर कितनी है? 133। और इसके जो एटम है, इसके जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के जो लेवल्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने ऑसिलेशन कर ले? वो ऑसिलेशन कर ले 9192631770, इतने टाइम बाद ऑसिलेशन कर ले। आपके इलेक्ट्रॉन की जो फाइन स्ट्रक्चर है, इनके बीच में कितने ऑसिलेशन हो इलेक्ट्रॉन के? 9192631770। आपको ऐसा लगता है सीजीएम के मोबाइल नंबर हो। आप ऐसे करना, देखो आपको रोचक भी लगेगा। आप इस नंबर पर कॉल करना। क्या करोगे? इस नंबर पर कॉल करोगे तो आपको क्या आएगा उसमें? यदि आपके ट्रिकुलर ये बताते हो सिस्टम में, आपने ऐप डाउनलोड कर रखे ट्रिकुलर कि उसमें किसने कॉल किया, तो आपका लिखा आएगा सीजियम 1 सेकंड, अर्थात ये सीजियम 133 जो है आइसोटोप, उसके आपकी के वाइब्रेशन को बता रहा है जो 1 सेकंड के बराबर होगा। आप मोबाइल में इसको कॉल करके आपको आनंद भी आएगा, करना आपको तो इसको सीजियम। और 10 अंक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। कितना है सीजियम का मोबाइल नंबर? 9192631770। तो इतनी बार वाइब्रेट करे, कौन सा? हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में आपका इलेक्ट्रॉन इतनी वाइब्रेशन करता है, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे? 1 सेकंड। इसकी डेफिनेशन में मैं लिख देता हूं। तो क्या है डेफिनेशन 1 सेकंड की? देखो अभी मैं लिख रहा हूं। देखिए बच्चों, व्हाट इज 1 सेकंड? द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड्स, इसमें ऑसिलेशन का, ऑफ द रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग to the transition between two hyperfine level of the ground state of the cesium 133 atoms। अब देखिए ये हाई लेवल पर डेफिनेशन है, आपको कोई ज़्यादा समझ नहीं आ रही हो, आप तो केवल ध्यान रखो। देखिए जब भी आपका कोई भी एटम्स है लाइट को इमिट करता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन होता है। तो आपके 2 लेवल्स हैं निकट। ग्राउंड लेवल जब होता है जब आपका उसकी नेचुरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड लेवल पर नहीं पहुंचाया गया है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो तो जो नेचुरल आपके केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
आपका ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है दो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के बीच में इतने ऑसिलेशन करे उस टाइम किसमें सीजियम 133 में, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे 1 सेकंड। ठीक, तो ये आपकी क्या होगी 1 सेकंड की डेफिनेशन। तो आपका ये 1 सेकंड हो गया। अब आपका है एम्पियर। अब आपको पता है एम्पियर किसकी यूनिट है? सर ये तो इलेक्ट्रिक करंट की है, ये तो हमने 10th में पढ़ा, 9th पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा, करंट, रेट फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, तो आपकी एम्पियर तो यही होगी कि साहब I इक्वल टू तो Q अपॉन T होता है। यदि आपका T इक्वल टू क्या ले लें 1 सेकंड, तो I इक्वल टू क्या होगा Q। ठीक, कि एक 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होगा उसको हम करंट कहेंगे। ठीक, और करंट 1 एम्पियर क्या होगी कि यदि Q की जगह भी हम 1 कूलम ले लें और T की जगह भी 1 सेकंड ले लें तो I इक्वल टू 1/1 एम्पियर। लेकिन ये आपकी इंटरनेशनल डेफिनेशन है। मैंने बताया था फ्रांस के पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इलेक्ट्रिक करंट की इंटरनेशनल डेफिनेशन दी गई है, जो आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट पे है, जो हम 12th में पढ़ेंगे भी। वो डेफिनेशन क्या है इंटरनेशनल डेफिनेशन, वो आपको बताते हैं कि क्या है वो डेफिनेशन। देखिए कि यदि हमारे पास दो आपके मेटेलिक कंडक्टर है, जो आपके क्या है दो कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर किसके इनफाइनाइट लेंथ, उनकी लेंथ बहुत ज्यादा है, और आपका जो वायर होता है उसका ये जो भाग होता है ये सर्कल, ये जैसे ये वाला इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो नेग्लिजिबल है, मतलब जितने पतले तार हो सकते हैं उतने पतले तार हैं, और जितने लंबे हो सकते हैं उतने लंबे तार हैं। इनफाइनाइट लेंथ और नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन के वायर हो, और वो वैक्यूम और एयर में या वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पर हो। समझ में आया? दो आपके पैरेलल वायर हो, इनफाइनाइट लेंथ के हों, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया के हों, वैक्यूम और एयर में 1 मीटर डिस्टेंस पर हों, और दोनों में कोई करंट जा रही है, इक्वल करंट जा रही है, तब यदि किसी दोनों वायर की यूनिट लेंथ पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स प्रोड्यूस हो जाए, तो फिर ये जो करंट है ये भी 1 एम्पियर और ये भी 1 एम्पियर होगी। समझ में आया? कि यदि आपके आपके कंडक्टिंग वायर हैं जिनकी लेंथ इन्फिनिटी है, क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल है, दोनों वैक्यूम या एयर में 1 मीटर डिस्टेंस पर है, और दोनों में आपके वैक्यूम में और दोनों में आपके सेम करंट फ्लो हो रही है, तब यदि प्रत्येक वायर की यूनिट लेंथ पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स प्रोड्यूस हो जाए, तो वायर में जाने वाली करंट को क्या बोलेंगे 1 एम्पियर। इस डेफिनेशन को भी मैं आपको लिख देता हूं। देखिए बच्चों 1 एम्पियर करंट क्या है? द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन्ड in 2 straight parallel conductor of infinite length of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductor a force equal to 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। तो ये डेफिनेशन आपको अभी समझाई थी, ये हमने डेफिनेशन लिख दी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम टेम्परेचर की। जो आपका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है उसकी एसआई यूनिट क्या है आपकी केल्विन। तो 1 केल्विन टेम्परेचर क्या है, और दूसरा जब टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ये केल्विन क्या है। तो देखिए थोड़ा सा आपको डिटेल में तो बाद में हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर जब बताएंगे कि क्या थर्मामीटर होते हैं, टेम्परेचर के आपके स्केल्स क्या है, वो बाद में हमारे कोर्स में सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी, हम पढ़ेंगे। तो केल्विन है क्या, कि एक्चुअली टेम्परेचर है क्या, इसका कारण ही केल्विन ने बताया कि जब हम हीट देते हैं तो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या होगी स्पीड बढ़ती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब आपके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब ये जो मोशन है वाइब्रेशन मोशन हो सकते हैं, आपकी ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है, रोटेशनल मोशन हो सकती है। तो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो केल्विन ने कहा
कि भाई जब मॉलिक्यूल मोशन बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका मतलब टेम्परेचर को आप कितना बढ़ा सकते हो। लेकिन यदि आपके मॉलिक्यूल टेम्परेचर के डिग्री करने पर उनकी स्पीड कम होगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपके मॉलिक्यूल आपके मोशन करना बंद कर दें, रेस्ट में आ जाएं, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0। तो फिर नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जो उस आधार पर आपके मॉलिक्यूल की मोशन के आधार पर टेम्परेचर को जो बताया गया, उस आधार पर जो स्केल बनाया है उसे हम कहते हैं केल्विन, ठीक। और जिस पर आपका मॉलिक्यूल मोशन करना बंद कर दें उसको टेम्परेचर कहते हैं 0 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, ये होता है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतने नेगेटिव टेम्परेचर पर, जिसको हम कहेंगे 0 केल्विन, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। आप इससे कम टेम्परेचर क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके नीचे तो फिर आपका मॉलिक्यूल ने मोशन बंद कर दिया तो उससे नीचे टेम्परेचर कैसे जाएगा, तो टेम्परेचर कारण ही मोशन है, ठीक। तो ये तो बात हुई केल्विन स्केल की। तो आपका केल्विन स्केल का चलेगा 0 केल्विन से टेम्परेचर को कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। अब बात करते हैं, देखिए बताओ, आपका एक होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं गलनांक। आप कहोगे सब जिस पे बर्फ जमे, तो मैं आपसे पूछूं 0 डिग्री पर क्या होगा, तो 0 डिग्री पर आपकी एक तो आइस और वाटर दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी। यदि हम एक बर्तन में कुछ बर्फ के क्यूब ले लें और रखें और उसमें थर्मामीटर लगा दें तो देखिए आपकी बर्फ पिघल रही है, लेकिन जब तक पूरी बर्फ नहीं मेल्ट हो जाएगी तब तक थर्मामीटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब देखिए उसमें वाटर भी है और आइस भी है, दोनों चीज़ है। टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी आइस है या वाटर है, आप कहोगे सर दोनों है, तो ये उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जिस पर किसी भी मैटर की दोनों स्टेट होती हैं वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगी उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। और इसी तरह से जिस पर आपकी गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम होगी उसे हम बोलेंगे आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका BP मानी बॉइलिंग पॉइंट और MP मानी मेल्टिंग पॉइंट। तो आपके नॉर्मल जो प्रेशर है उस पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में ये वैल्यू कितनी होगी, 273.15 डिग्री सेल्सियस, और ये कितनी होगी 373.15 डिग्री सेल्सियस। सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन, ये आपका केल्विन। तो बोलो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं या 373.15 केल्विन बोल दें। और आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, जिस पर आइस क्यूब है जो मेल्ट होते हैं, वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। तो ये आपके MP और BP हैं, और इन पर आपकी क्या होंगी, 2 स्टेट इक्विलिब्रियम होंगे। और एक जो टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलेंगे 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन, इस पर आपकी आइस, आपका वाटर और वेपर अर्थात सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट इक्विलिब्रियम होते हैं। उसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। तो बोलो वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितने टेम्परेचर होता है, 273.16 केल्विन पर। किस पर होता है ट्रिपल पॉइंट, वो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, 273.16 केल्विन। अब यदि इसमें मैं 273.16 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, 1 केल्विन। तो ये 1 केल्विन की डेफिनेशन कि वाटर के ट्रिपल पॉइंट के कौन से फ्रैक्शन को, 1/273.16 का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर है उसको किससे डिवाइड कर दें,
273.16, तो आपका 1 केल्विन आ जाएगा। तो देखो 1 केल्विन की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। देखिए बच्चों, डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन, द केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर के ट्रिपल पॉइंट का जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उसका 1/273.16 जो फ्रैक्शन है उसको क्या बोलेंगे, 1 केल्विन। अब आते हैं आपके पास मोल। तो मोल किसकी यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा। ठीक, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसकी डिटेल में हम अब जब आप पढ़ेंगे आपका जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, हमारे फिजिक्स में चैप्टर आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, वहाँ पर डिटेल में मोल के बारे में समझाएंगे। केमिस्ट्री में भी खूब पढ़ोगे। यहाँ हम केवल इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन की बात करें कि देखिए आपका जो कार्बन 12 है इसके 3 आइसोटोप है। एक की न्यूक्लियस में होते हैं 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इसको बोलेंगे कार्बन 12। एक में होंगे 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, इसे बोलेंगे कार्बन 13। एक में होंगे 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, कार्बन 14। और सबसे जो स्टेबल एटम है वो है आपका कार्बन आपका 12। तो कार्बन 12 है, इसका यदि हम 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम इसकी आपकी अमाउंट लें तो उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 ये होंगे। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आप कार्बन 12 का कितना लें, 0.012 kg लें, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 या एवोगैड्रो नंबर। तो किसी भी आपके मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है या सब्सटेंस है, उसकी वो अमाउंट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उसके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यदि वो एटम फॉर्म है तो एटम, आपके मॉलिक्यूल फॉर्म में तो मॉलिक्यूल, आयनिक फॉर्म में तो आयंस, जो भी उसके एलिमेंट्री पार्टिकल है वो इतने नंबर में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर और इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन 12, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। तो मेटेरियल की वो अमाउंट जिसमें इतने एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उसे क्या बोलेंगे, 1 मोल। तो इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन है वो हम लिख देते हैं अभी। देखिए बच्चों, डेफिनेशन ऑफ 1 मोल, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12। और कितनी एंटिटीज होती है मैंने बता दिया, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक, अब आपकी लास्ट जो फिजिकल क्वांटिटी वो है ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी, और उसकी ऐसा यूनिट क्या है, कैंडेला या सीडी। ये हालांकि आपके काम नहीं आती, बाकी सारी यूनिट्स आपके काम आएंगी, कैंडेला का हम यहाँ पर कोई जिक्र नहीं करेंगे। होती क्या कैंडेला कि कोई भी आपका जो लाइट का सोर्स होता है, ठीक, उससे जो आपकी एनर्जी निकल रही है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड कितनी एनर्जी जा रही है वो उसकी होती है इंटेंसिटी। समझ में आ गए कि आपकी सपोज करो इधर से एनर्जी जा रही है तो हम क्या लें, यूनिट एरिया का क्या लें, एक सर्कल लें, उसमें से पर सेकंड जितनी एनर्जी जाएगी वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। तो ये आपकी लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब जो लाइट सोर्स है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी यूनिट क्या है, कैंडेला। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि 1 कैंडेला क्या है। देखिए बच्चों, 1 कैंडेला की डेफिनेशन क्या है कि यदि हमारे पास एक लाइट का सोर्स है और वो सोर्स जो लाइट इमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए। सोर्स की फ्रीक्वेंसी का मतलब आपके इतने वाइब्रेशन पर सेकंड होने चाहिए और उसका जो यूनिट सॉलिड एंगल है उस डायरेक्शन में पर सेकंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से आपकी इतनी एनर्जी आनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 कैंडेला। द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी
इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स that emit monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz and that has a radiant intensity which is that direction 1 upon 683 watt per steradian। आपको इस डेफिनेशन की नहीं याद करने की जरूरत कुछ नहीं, ये तो आपको बता रहा है कि आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने का है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है कि कोई भी लाइट का सोर्स कितनी एनर्जी निकाल रहा है, तो लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को बताने का जो आपकी यूनिट है वो आपकी है कैंडेला। ठीक, तो इस तरह से हमने एसआई सिस्टम में जो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके जो डेफिनेशन है इंटरनेशनल वो हमने बता दी। नेक्स्ट क्लास में हम जो सप्लीमेंट्री यूनिट और उनकी इंटरनेशनल डेफिनेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।